अस्सलाम वालेकुम जी। आज 10th चैप्टर हम लोगों ने कर लिया था। 11th चैप्टर का ये लेक्चर मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। इन दोनों चैप्टर्स को आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। वेडनेसडे की आफ्टरनून की क्लास के अंदर हम इसका पहले क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और उसके बाद हम इसका क्विज करेंगे। आप सब लोगों ने इसमें मौजूद रहना है। मैनेजिंग टेबल्स में अगर हम बात करें तो स्टोरिंग यूज़र डेटा में रेगुलर टेबल, पार्टीशन टेबल, इंडेक्स ऑर्गेनाइज्ड और क्लस्टर, ये टेबल के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। इन टाइप के सेगमेंट्स में हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। इनका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ले लिया था। इसमें पहला जो है रेगुलर टेबल, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल के अंदर जो कॉलम्स होती हैं उनकी डाटा टाइप्स बतानी होती है। ओरेकल के अंदर बिल्ट इन भी होती हैं और यूज़र डिफाइन भी होती हैं। यूज़र डिफाइन बिल्कुल क्लास होती है, जैसे हम ऊप के अंदर क्लास बनाते हैं। अपनी मर्ज़ी का क्या नाम है, डाटा टाइप बना सकते हैं उसके अंदर। बिल्ट इन के अंदर हमारे पास स्केलर हैं, रिलेशंस हैं, करेक्टर, नेशनल करेक्टर। अब चार और एन चार में क्या फ़र्क है? जब हम डेटाबेस को इंस्टॉल करते हैं तो हम दो लैंग्वेजेस बताते हैं, एक नेशनल लैंग्वेज सेट बताते हैं और एक डेटाबेस की लैंग्वेज सेट बताते हैं। अगर मैं नेशनल लैंग्वेज सेट बता देता हूँ उर्दू और डेटाबेस बता देता हूँ इंग्लिश, तो चार के अंदर इंग्लिश स्टोर होगी और एन चार के अंदर उर्दू स्टोर हो जाएगी। तो दो लैंग्वेजेस की सपोर्ट हमें मिल जाती है। वारचार वेरिएबल करेक्टर मैंने पहले बताया था। करेक्टर में फिक्स लेंथ होती है। वेरिएबल करेक्टर के अंदर जितना डाटा आपके पास आ रहा होगा उतनी ही जगह स्टोर की जाएगी, बाकी स्टोर नहीं की जाएगी। फिर आ गया नंबर, आ गया ये पॉइंट से पहले वाले कितनी वैल्यूज़ हैं, एस है, पॉइंट के बाद वाली कितनी वैल्यूज़ हमारे पास स्टोर होती हैं, एंड सो ऑन। ये वन बाय वन हम वहाँ से देखेंगे और इनकी डिटेल नीचे स्लाइड की डिटेल्स में भी अवेलेबल। रो आई डी, अ वेरी गुड कंसेप्ट, इसको बड़ी अच्छी तरह आप लोगों ने देख लेना। एक्सटेंडेड रो आई डी फॉर्मेट, डेटा ऑब्जेक्ट नंबर, रिलेटिव फाइल नंबर, ब्लॉक नंबर एंड रो नंबर। देखें, अगर मुझे पोस्टल मेल से क्या नाम है, मुझे पोस्ट ऑफिस से ख़त आना है और वो ख़त मुझे अमेरिका से किसी ने भेजा, तो सबसे पहले क्या होगा, वो बरे आज़म अलहदा करेंगे कि अच्छा ये एशिया में, एशिया में कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सा सूबा है, पंजाब। पंजाब में कौन सी सिटी है, लाहौर। लाहौर में हमारे पास कौन सा एड्रेस है, PUCIT न्यू कैंपस। वो PUCIT न्यू कैंपस पे आ जाएगा और ऊपर लिखा क्या होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर फरहान, तो वो मेरे ऑफिस के दरवाजे के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह जब भी मैंने कोई रिकॉर्ड उठाना होता है तो मुझे उस रिकॉर्ड के एड्रेस पे जाना होता है। रिकॉर्ड के एड्रेस को रो आईडी बोला जाता है। रो आईडी में क्या होगा, डाटा ऑब्जेक्ट नंबर, कि ये एम्प्लॉय के टेबल का डाटा है तो उसका ऑब्जेक्ट नंबर कोई होगा, वो आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक सेगमेंट में पड़ा होता है और एक सेगमेंट में बहुत सारी डाटा फाइल्स हो सकती हैं, हमने बात की हुई है। तो उस सेगमेंट की यानी उस सब्जेक्ट की कौन सी फिजिकल फाइल में है। फाइल अगर 5 फाइलें हैं, फाइल नंबर 1 2 3 4 5, तो कौन सी फाइल में है, फाइल नंबर 1 आ गया। अब देखें हम नैरो डाउन होते जा रहे हैं, जैसे एशिया से हम पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान से पंजाब, पंजाब से लाहौर और आगे। इसी तरह एक ऑब्जेक्ट पे आ गए, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से एक ऑब्जेक्ट पे आए, उसके अंदर बहुत सारी फाइलें एक फाइल के ऊपर आ गए। उस फाइल में से हमने पूछा ब्लॉक नंबर बताओ, जिस ब्लॉक से ये स्टार्ट हो रहा है, वो ब्लॉक नंबर हमारे पास आ गया। ब्लॉक हम पीछे देख आए हैं, जो ग्रीन ब्लू और उस शक्ल का हमारे पास बना हुआ था, उसमें एक से ज़्यादा रिकॉर्ड हो सकते हैं। एक से ज़्यादा रिकॉर्ड हमें सुन, यार सिर्फ 2 किलो बाइट का है तो उसमें एक से ज़्यादा रिकॉर्ड क्या होने हैं। तो जनाब 2 किलो बाइट के अंदर शायद 500 या 5000 या 7000 लफ्ज आ जाएंगे। तो अगर टेक्स्ट रिकॉर्ड है तो वो तो शायद उसमें 50 पड़े होंगे। तो एक ब्लॉक नंबर आ गया हमारे पास। उस ब्लॉक के अंदर भी मल्टीपल रिकॉर्ड है, उसमें कौन सा रिकॉर्ड आपको चाहिए उसका रिकॉर्ड नंबर दे दें। तो ये आ गया। पहले हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में से वो ऑब्जेक्ट निकाला, उस ऑब्जेक्ट की बहुत सारी फाइल्स में से एक फाइल निकाली, उस एक फाइल में बहुत सारे ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक के ऊपर गए और उस ब्लॉक में मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो हैं उनमें से रो नंबर बता दिया। ये चार चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम रिकॉर्ड की स्टार्टिंग बिट पे पहुंच जाएंगे। जहाँ रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहा है उस स्टार्ट रिकॉर्ड की स्टार्टिंग बिट पे पहुंच जाएंगे। इसको हम रो आईडी बोलते हैं। ये ओल्ड फॉर्मेट है, एक्सटेंडेड फॉर्मेट है।
रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट पुराना इस्तेमाल होता था, इसमें ब्लॉक नंबर था, रोल नंबर था, फाइल नंबर था। इसमें क्या चीज़ मिसिंग है? डाटा ऑब्जेक्ट नंबर। जब तक हम रिस्ट्रिक्टेड रो आईडी इस्तेमाल करते थे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फाइल्स 1024 से ज़्यादा नहीं हो सकती थी। 1024 फाइल्स होती थी, उसके अंदर इससे ज़्यादा फाइल्स की अलाउ नहीं थी। लेकिन एक्सटेंडेड रो आईडी से एक ऑब्जेक्ट के अंदर 1024 फाइल्स हो सकती हैं। सो अब ये बहुत ज़्यादा वास्ट हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं। एक्सटेंडेड रो आईडी ने एड्रेसेस की स्कीम बढ़ा दी। एक्सटेंडेड रो आईडी ने क्या किया? एड्रेसेस की स्कीम बढ़ा दी। तो एक्सटेंडेड में क्या चीज़ ऐड हुई थी? डाटा ऑब्जेक्ट नंबर, जो कहाँ नहीं होती थी? फाइल नंबर में। फिर वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या आ गई थी? रिस्ट्रिक्टेड रो आईडी के अंदर के टोटल फाइल्स 1024 हो सकती थी। ऑब्जेक्ट नंबर होगा तो हर ऑब्जेक्ट की 1024 फाइल्स हो सकती है। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी, नहीं तो क्वेश्चन आंसर सेशन में हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, रूटीन में हम ये पेपर में किसी ना किसी तरीक़ेकार से पूछ लेते होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म। अच्छा जी, हमने कहा कि हम रो के स्टार्ट पे आ गए। हम रो आईडी से उस बिट के ऊपर पहुंच गए जिस बिट के ऊपर जाके हमने रिकॉर्ड को उठाना था। अब रिकॉर्ड उठाना कैसे? जब हम रिकॉर्ड के स्टार्ट में पहुंचेंगे तो मैं फॉर एग्जांपल आपको कह देता हूं कि पहली 100 बाइट्स जो हैं, किलो बाइट्स नहीं कह रहा, बाइट्स कह रहा हूं, पहली 100 बाइट्स रो आईडी होगी, रो का हेडर होगा। पहली 100 बाइट्स क्या होंगी? रो का हेडर। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रो का हेडर उसने मेंशन किया। इस रो के हेडर में कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन होगी पूरे रिकॉर्ड की। हमने जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा है कि जो हमारे पास रीड लॉक होते हैं और राइट लॉक होते हैं, वो रो लेवल पे लगते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन इस रो हेडर के अंदर होगी। फिर ये वाला रो या रिकॉर्ड कितने कॉलम्स कंटेन करता है? 1 2 3 5 10 50 100 कितने कॉलम्स हैं इस एक रिकॉर्ड के अंदर, वो भी रो हेडर में पड़ा होगा। जब हमें नंबर ऑफ कॉलम्स पता लग जाएंगे तो फिर हर वैल्यू को जब मैं उठाऊंगा, हर कॉलम की वैल्यू को, तो वो हमारे पास कम्बिनेशन में पड़ी होगी, कॉलम लेंथ प्लस कॉलम वैल्यू। कि 2 बाइट्स का हमारे पास कॉलम लेंथ आ जाएगा, वो 2 बाइट्स में रीड करूंगा तो वो बता देगा 4 बाइट्स हैं, 40 हैं, 400 हैं, 4000 हैं, कितनी बाइट्स में आगे वैल्यू पड़ी है, मैं जाके उतनी बाइट से वो वैल्यू उठा लूंगा। फिर जैसी वो वैल्यू खत्म होगी, दोबारा क्या पड़ा होगा वहाँ पे? कॉलम लेंथ अगले कॉलम की। मैं फिर उन 2 बिट्स में से पढ़ लूंगा कि क्या साइज है, वो बता देगा 5 बाइट्स, 50 बाइट्स, 500 बाइट्स, 5000 बाइट्स, कितनी बाइट्स में मैंने जाके उठाना है, मैं वो जाके उठा लूंगा। और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाएगा। अगर 5 एट्रीब्यूट्स होंगे तो 5 कम्बिनेशन ऐसे रीड करेंगे, 2 होंगे तो 2 कम्बिनेशन रीड कर लेंगे, 10 होंगे तो 10 कम्बिनेशन रीड कर लेंगे। ये बात समझ आती है? यहाँ पे फिर एक बात आपको और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ मैं। हम जो हमारा क्या नाम है, नल थी, नल को हम बोलते थे एब्सेंस ऑफ वैल्यू। उसे क्यों एब्सेंस ऑफ वैल्यू बोलते हैं? क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई रो कॉलम, कॉलम लेंथ और कॉलम वैल्यू स्टोर ही नहीं होता। जीरो के अगेंस्ट कॉलम लेंथ और कॉलम वैल्यू स्टोर होगा। अगर किसी कॉलम की वैल्यू जीरो है तो उसके अगेंस्ट वैल्यू स्टोर होगी। अगर किसी कॉलम में स्पेस दे दिए मैंने तो वो भी एज वैल्यू स्टोर होगा, लेकिन नल के अगेंस्ट कोई कॉलम लेंथ और कॉलम वैल्यू नहीं होता, इसीलिए उसे एब्सेंस ऑफ वैल्यू कहते हैं। अब अगली बात फिर एक और रिमाइंड करूँ, डेटाबेस ब्लॉक के अंदर हमने कहा था कि डेटाबेस ब्लॉक ने अपवर्ड ग्रो करना है कब? जब अपडेट होगा। कब अपडेट होगा? अगर नल वैल्यू अपडेट होगी, क्योंकि नल के अगेंस्ट ना कोई कॉलम लेंथ है ना कोई कॉलम वैल्यू है। अगर मैं नल को अपडेट करूंगा तो इसका मतलब है वहाँ पे नई वैल्यू इंसर्ट हो रही है जिसमें कॉलम लेंथ भी है और कॉलम वैल्यू भी है। तो उसको जो बाइट्स रिक्वायर्ड होंगी वो बाइट्स हम कहाँ से ज़रूरत पड़ने पे ले सकते हैं? फ्री स्पेस में से। डेटाबेस ब्लॉक की फ्री स्पेस के अंदर से ले सकते हैं, जो यहाँ पे ये ब्लू और ग्रीन के दरमियान वाइट स्पेस है, यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि नल के अगेंस्ट कोई कॉलम लेंथ कॉलम वैल्यू नहीं होता, जब मैं उसको अपडेट करूंगा किसी वैल्यू के साथ तो फिर वहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा? कॉलम लेंथ और कॉलम वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। ठीक हो गया? अच्छा, सो ये हम लोगों ने बताया। सो अब फिर पिछली स्लाइड के ऊपर आ रहा हूँ। कैसे डाटा एक्सेस होता है? मैं कहूँगा कि मुझे जो सा रिकॉर्ड उठाना है उसकी रो आईडी बता दो। मैं उसके ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा कि कौन से ऑब्जेक्ट की है, एम्प्लॉय के टेबल की, अच्छा उसकी कौन सी फाइल से, फाइल नंबर 7, फाइल नंबर 7 पे पहुँच जाऊँगा। उसके 1025वें ब्लॉक पे, वहाँ पे चला जाऊँगा, उस ब्लॉक में रिकॉर्ड नंबर 7 पे
तो मैं रिकॉर्ड की स्टार्टिंग वैल्यू पे आ गया। फिर वहाँ पे रीड क्या करना है, पहली 100 बाइट्स हो गई रो का हेडर, फिर 2 बाइट्स का कॉलम लेंथ आ गया, फिर उस कॉलम लेंथ ने जितनी वैल्यू बताएगा उतना बाइट्स रीड कर लूँगा तो उसकी क्या आ जाएगी वैल्यू। फिर दूसरा कॉलम पढ़ूंगा इस तरह, फिर तीसरा, फिर चौथा। कितने कॉलम्स हैं रो हेडर में पता होगा। और रो हेडर में क्या होता है, जितनी भी रीड लॉक और राइट लॉक की इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है, रो हेडर के अंदर पड़ी होती है। तो जो लॉक्स हैं वो रो लेवल के ऊपर लगते हैं, तो उनकी कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन भी रो के हेडर में पड़ी होती है। ये बात समझ आती है हम। चलें अब आगे हम बात करते हैं। क्रिएट टेबल की वही पुरानी कमांड है, कोई नई चीज़ नहीं, इसको एक नज़र आप लोग पढ़ लें। क्रिएट टेबल HR.employees, एम्प्लॉय आईडी नंबर, एम्प्लॉय आईडी आ गया, उसकी डाटा टाइप बताइए, उसका साइज बता दिया, फर्स्ट नेम, उसकी डाटा टाइप बताइए, उसका साइज बताया, एंड सो ऑन। तो हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। गाइडलाइंस टेबल क्रिएट करते हुए, क्रिएटिंग अ टेबल गाइडलाइंस, प्लेस टेबल्स इन सेपरेट टेबल स्पेसेस, यूज locally managed table spaces to avoid fragmentation, use few standard extent sizes for tables to reduce table sizes। वो कहते हैं टेबल्स को आप मेटा डाटा के साथ भी ना रखें सिस्टम टेबल स्पेस में, इसको आप इंडेक्सेस के साथ भी ना रखें। क्यों? इंडेक्सेस चीज़ों को एफिशिएंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें कोई एक्चुअल डाटा नहीं होता। सारे इंडेक्सेस भी डिलीट हो जाए तो हमारा कोई डाटा ज़ाया नहीं होता। तो जब हम रिकवरी बैकअप और रिकवरी की रूटीन्स बनाते हैं तो हम इंडेक्सेस का बैकअप लेते ही नहीं है समटाइम्स। क्यों? अगर सर बैकअप का साइज़ बहुत बड़ा है तो हम कहते हैं सिर्फ टेबल उठा लो, किसको उठाने की ज़रूरत नहीं है, इंडेक्सेस उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये दोनों अलग-अलग टेबल स्पेसेस में होंगी तो इस तरह की मैनेजमेंट करना भी ज़्यादा क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। वो कहता है ज़्यादा फ्रेगमेंटेड नहीं होना चाहिए, इसमें जो एक्सटेंट साइज होता है, जैसे पीसीडी इंक्रीज से हम हर आने वाला एक्सटेंट बड़ा या छोटा कर सकते थे, वो कहते हैं इसके एक्सटेंट साइज सेम रखें तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग ये स्लाइड है, ये क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन का मैं आंसर आप लोगों से लूँगा तो ज़्यादा आई थॉट कि मज़ा आएगा, लेकिन चले मैं हम पहले से पढ़ लें। क्रिएटेड यूजिंग द ग्लोबल टेम्परेरी क्लॉज, tables retain data only for the duration of a transaction or session. DML locks are not acquired on the data, can create indexes, use and triggers on the temporary tables। वो कह रहे हैं कि जी हम एक टेम्परेरी टेबल स्पेस में डेटाबेस में बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम ये टेबल बनाएंगे, क्लास हो रही है 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद है, क्रिएटिंग यूज द ग्लोबल टेम्परेरी टेबल स्पेस, हम एक टेम्परेरी टेबल बना लेते हैं। जैसे ही हम वो टेबल बनाएंगे उस टेबल के अंदर एक्टिविटीज हम स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें तमाम एक्टिविटीज हो जाएंगी लेकिन डीएमएल लॉक्स नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे ये नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने मुझे बताना है और फिर हम इस पर फर्दर बात करेंगे। ठीक हो गया? परसेंटेज फ्री कितनी रखनी है, परसेंटेज यूज़ कितनी रखनी है, उसकी बेसिस के ऊपर ये कंप्यूटेशन है कि एवरेज रो साइज में से इनिशियल रो साइज निकालें, उसको 100 से मल्टीप्लाई करें और एवरेज रो साइज से डिवाइड कर लें, तो इतनी परसेंटेज फ्री रखनी है। सेम पीसीटी यूज़ की भी नीचे वैल्यू उन्होंने मेंशन की हुई है। इन वैल्यूज़ का फ़ायदा और नुकसान क्या है, ये उन प्रॉब्लम्स की रीज़न हमें समझ आ जाएगी। पहली बात कि फ्री स्पेस रखी जाती है तो क्या साइज़ उसका रखना चाहिए, क्यों रखी जाती है, वो उसकी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। रो माइग्रेशन एंड रो चेंजिंग, देखिए मेरे पास एक ब्लॉक में एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और उस रिकॉर्ड को मैं अपडेट कर देता हूँ। उसमें 3 नल थे, नल की जगह मैंने वैल्यूज़ को प्लेस किया तो उसे 100 बाइट्स की ज़रूरत है, मैं वो 100 बाइट्स फ्री स्पेस में से ले लेता हूँ। लेकिन मुझे पता लगता है कि फ्री स्पेस में 100 बाइट्स ही अवेलेबल नहीं, वहाँ पे तो सिर्फ 80 बाइट्स अवेलेबल। इसका मतलब है अब मुझे जो रिक्वायर्ड अपडेशन के लिए जगह रिक्वायर्ड थी वो फ्री स्पेस में अवेलेबल नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मैं उस पूरे रिकॉर्ड को उठाऊंगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड अब इस ब्लॉक में पूरा नहीं आ सकता, और उसे किसी ऐसे ब्लॉक में जाके प्लेस करवा दूंगा जिसमें 100 बाइट्स ऐड करने के बाद जो साइज बने उतनी जगह अवेलेबल हो, और उसमें जाके इसको रखवा दूंगा।
अब जब मैं रो आईडी में आऊँगा तो मुझे इसी ब्लॉक का एड्रेस मिलेगा, और जब मैं इसके स्टार्टिंग एड्रेस के ऊपर आऊँगा तो मुझे वहाँ पे रो हेडर नहीं मिलेगा, बल्कि एक पॉइंटर मिल जाएगा जो बताएगा कि ये वाला ब्लॉक, ये वाला जो रिकॉर्ड है इस ब्लॉक से उस ब्लॉक के अंदर मूव कर गए, और मैं उस ब्लॉक में से जाके वो डाटा उठा लूँगा। नुकसान क्या हुआ? पहले इस एक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए मैंने एक ब्लॉक को एक्सेस करना था, अब मुझे कितने ब्लॉक्स को एक्सेस करना पड़ रहा है? 2 ब्लॉक्स को। मेरा हार्ड डिस्क के ऊपर रीड एंड राइट ऑपरेशंस का काम डबल हो गया, और ये हम पहले ही जानते हैं कि अगर एक क्यूरी 10 मिनट में चलती है तो 9.5 मिनट से ज़्यादा टाइम कहाँ लगता है? हार्ड डिस्क के ऊपर। तो हार्ड डिस्क की एक्टिविटी को हमने मिनिमम रखना है, अगर वो बढ़नी शुरू हो जाएगी तो हमारे पास तो डाटाबेस की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। सो रो माइग्रेशन क्या करती है? ऐसे रिकॉर्ड्स जो एक ब्लॉक में फिट नहीं आ रहे होते उनको उठा के किसी दूसरे ब्लॉक में ले जाती है, तो हमें उस डाटा को उठाने के लिए 2 ब्लॉक्स को विजिट करना पड़ता है। ठीक है, अब रो माइग्रेशन मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम होने के लिए हमें क्या करना रिक्वायर्ड होता है? हम परसेंटेज फ्री की स्पेस ज़्यादा रखेंगे। अगर अपडेट ऑपरेशन ज़्यादा हैं तो ब्लॉक का परसेंटेज फ्री की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर अपडेशन ऑपरेशन ज़्यादा नहीं है तो फिर परसेंटेज फ्री की जगह कम रखेंगे, ताकि कम से कम ब्लॉक्स को माइग्रेट करने की ज़रूरत पड़े और हमारी डेटाबेस एफिशिएंटली काम करे। इसका मतलब है रो माइग्रेशन को हम अच्छी परसेंटेज फ्री और परसेंटेज यूज़ की सेटिंग लगा के मिनिमाइज कर सकते हैं। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम रो चेनिंग। दूसरी प्रॉब्लम कौन सी आ गई? रो चेनिंग। ब्लॉक है मेरे पास 2 किलोबाइट का, मेरे पास रिकॉर्ड आ गया 10 किलोबाइट का। इसका मतलब है जो रिकॉर्ड है वो ब्लॉक के साइज से ही बड़ा है, तो इसका मतलब है वो तो एक ब्लॉक में आ ही नहीं सकता, उसको मल्टीपल ब्लॉक्स में स्टोर करवाना पड़ेगा। आधा रिकॉर्ड एक में आएगा, उसके बाद उसका पॉइंटर होगा, फिर नेक्स्ट ब्लॉक में चला जाएगा, यहाँ पे जहाँ तक वहाँ पे आएगा वहाँ पे पॉइंटर होगा, उसके बाद अगले ब्लॉक में चला जाएगा। इसको चेनिंग बोलते हैं, रो चेनिंग। रो माइग्रेशन को हम अच्छी सेटिंग से अवॉइड कर सकते हैं, रो चेनिंग को हम जो मर्जी कर लें अवॉइड नहीं कर सकते। रो चेनिंग हमारे पास अगर बड़े रिकॉर्ड आ जाएंगे तो हमें करनी है, उसका हमारे पास कोई दूसरा हल नहीं है। ठीक है, तो ये 2 रीजंस हैं जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, परसेंटेज फ्री और परसेंटेज यूज अपने डेटाबेस ब्लॉक्स के अंदर रखते हैं। आल्टर की टेबल से आप ब्लॉक की स्टोरेज वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं कि उसकी परसेंटेज फ्री क्या है, परसेंटेज यूज़ क्या है, स्टोरेज क्या है, मिनिमम एक्सटेंट्स क्या है, नेक्स्ट क्या है, ये सारे हम ब्लॉक टेबल लेवल की सेटिंग्स को हम आल्टर की कमांड से चेंज कर सकते हैं। मैनुअली भी एक्सटेंड, जैसे ऑटो एक्सटेंड ऑन किया जा सकता है वैसे मैनुअली भी एक्सटेंड एलोकेट किए जा सकते हैं, जिस मर्जी डाटा फाइल में से किसको, एम्प्लॉयज़ को, उसका साइज उससे बढ़ सकता है। alter move hr.employees move tablespace data 1. When a non-partition table is reorganized, its structure is kept but not its contents. Used to move a table to a different tablespace or reorganize, extend. टेबल स्पेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। हमारे पास टेबल था, उसमें 10,000 रिकॉर्ड था, उसमें से 3,000 रिकॉर्ड हमने क्या कर दिए? डिलीट कर दिए। एक सेकेंड। हेलो, ठीक ठाक। जी जी मुर्सू, मैं क्लास ले रहा हूँ। अच्छा जी, हमारे पास ये वाला डाटा आ गया और इस डाटा को अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ वरना पार्टीशन टेबल जो हमारे पास होता है उसके स्ट्रक्चर को कैप्ट रखना जाता है और फ्रेगमेंटेशन को उसमें से कम किया जाता है। कैसे करते हैं उसको भी हम देखते हैं आगे। 3 काम हो सकते हैं। टेबल क्रिएट किया है, उसे ट्रंकेट किया जा सकता है, उसे ड्रॉप किया जा सकता है, उसे डिलीट किया जा सकता है। Truncate table hr.employees. Truncating a table deletes all rows in a table and release use space. Corresponding indexes are truncated. देखो, अगर मैं टेबल को सिर्फ डिलीट करता हूँ तो वो जितना भी डाटा पड़ा होता है उसे डिलीटेड मार्क कर देता है, फिजिकली कोई डाटा डिलीट नहीं करता, तो इसलिए फिजिकल स्पेस भी अवेलेबल नहीं होती। जब हम ट्रंकेट करते हैं तो फिजिकली डाटा को डिलीट कर देता है,
और अगर 10 GB डाटा मैंने डिलीट किया तो 10 GB दोबारा सिस्टम को अवेलेबल भी। तो ट्रंकेट ज़्यादा पावरफुल है इस हवाले से, लेकिन डिलीट को रिकवर किया जा सकता है, ट्रंकेट को रिकवर नहीं किया जा सकता। कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस आर ट्रंकेटेड टू। इंडेक्सेस क्योंकि टेबल के डाटे के ऊपर ही बनते हैं, अगर टेबल का डाटा ही खत्म कर दिया तो इंडेक्सेस भी क्या होंगे, ट्रंकेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ड्रॉपिंग अ टेबल, ट्रंकेट करने से फिजिकल डाटा डिलीट हो जाता है और हमारे पास क्या होता है, स्पेस भी वापस अवेलेबल रहती है, लेकिन डिस्क्राइब करेंगे तो टेबल का स्ट्रक्चर मौजूद होगा। अगर आप ड्रॉप कर देंगे टेबल को तो ना सिर्फ डाटा डिलीट हो जाएगा, स्पेस फ्री हो जाएगी, बल्कि उसका स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाएगा। ड्रॉप करने के बाद डिस्क्राइब करेंगे तो टेबल नजर ही नहीं आएगा। अगर ये पेरेंट टेबल है और इसकी वैल्यूज नीचे चाइल्ड टेबल में इस्तेमाल हुई हुई है तो फिर सिर्फ ड्रॉप की कमांड देने से ये ड्रॉप नहीं होगा, फिर इसके साथ कैस्केड कंस्ट्रेंट्स भी लगाने पड़ेंगे। तो पहले वो चाइल्ड में से वैल्यूज को डिलीट करेगा, फिर पेरेंट की वैल्यूज को डिलीट करेगा, स्पेस को रिलीज करेगा और स्ट्रक्चर को भी ड्रॉप करेगा। तो 3 चीज़ें हैं। डिलीट सिर्फ लॉजिकली मार्क करता है कि डाटा डिलीट हो गया, डाटा वहीं पड़ा रहता है और ना स्पेस फ्री होती है। ये सबसे तेज़ और मोस्टली इस्तेमाल होने वाला ऑपरेशन है। ट्रंकेट क्या करता है, परमानेंटली डाटे को डिलीट कर देता है फिजिकल फाइल्स में से, और वो जो स्पेस होती है दोबारा सिस्टम को अवेलेबल कर देता है। ज़्यादा ताकतवर कमांड है, लेकिन स्ट्रक्चर स्टिल एग्जिस्ट करता है ऑब्जेक्ट या टेबल का। टेबल को जब ड्रॉप करते हैं हम तो उसका डाटा भी डिलीट हो जाता है, स्पेस भी फ्री हो जाती है और स्ट्रक्चर भी ख़त्म हो जाता है। और अगर टेबल पेरेंट टेबल है और उसमें आगे चाइल्ड में वैल्यूज़ दी हुई हैं तो फिर उसके साथ कैस्केड कंस्ट्रेंट की क्लॉज ऐड करेंगे तो वो फिर ड्रॉप होगा, वरना वो ड्रॉप नहीं होगा। ड्रॉपिंग अ कॉलम, ये बड़ा लंबा ऑपरेशन है हमारे पास एक। अगर हम इसकी बात करें तो देखो हमारे पास डाटा कैसे पड़ा हुआ है, रो आईडी में जाते हैं, वहाँ से कॉल रिकॉर्ड ब्लॉक में जाते हैं, ब्लॉक में जाके एक रिकॉर्ड पे जाते हैं और उसके अंदर आगे 5 कॉलम्स हैं तो कॉलम कम्बिनेशंस पढ़ते हैं, कॉलम लेंथ और कॉलम वैल्यू का। अब अगर मैं एक कॉलम को ड्रॉप करता हूँ तो इसका मतलब है हज़ारों ब्लॉक्स में मुझे जाना है, उनमें हज़ारों रिकॉर्ड्स होंगे, उन हज़ारों रिकॉर्ड्स में कभी तीसरे में, कभी चौथे में, कभी 5वें एट्रीब्यूट को जाके मुझे क्या करना है, उसके कॉलम लेंथ और कॉलम वैल्यू को ड्रॉप करना है। तो ये इंतहाई टाइम कंज्यूमिंग काम है, इसमें डीबीएमएस का बहुत ज़्यादा जोर लगता है और इंतहाई लंबा काम है कि इट विल टेक आवर्स, पर लंबा काम है ये। अगर ये मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स को हम में वाले टेबल में से एक कॉलम को डिलीट करें तो पूरे कॉलम में से, पूरे टेबल में से किसी एक कॉलम को डिलीट करना इंतहाई मुश्किल काम है। मुश्किल से मतलब है टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो हम कोशिश करते हैं कि ड्रॉप अ कॉलम की कमांड कभी भी पीक आवर्स के अंदर तो ना आते जब डेटाबेस पे रश हो, इसे हमें बाद में देना चाहिए। Remove the column length and data from each row, freeing space in the data block. Very difficult task. हर ब्लॉक में जाओ, उसके रिकॉर्ड में जाओ और उसमें से 5 एट्रीब्यूट्स पढ़े तो एक का कॉलम लेंथ और कॉलम वैल्यू निकाल दो, बड़ा लंबा काम है। ड्रॉपिंग अ कॉलम इन अ लार्ज टेबल टेक्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, नॉट रिकमेंडेड कि ये कभी भी पीक आवर्स के अंदर आप करें। अल्टरनेट है फिर इसका। आप टेबल को टेबल के किसी एक कॉलम को फिजिकली ड्रॉप करने के बजाय उसको अनयूज्ड मार्क कर दें। अल्टर टेबल HR एम्प्लॉय सेट अनयूज कॉलम कमेंट्स कैस्केड। कमेंट्स के कॉलम को मैंने क्या किया, अनयूज मार्क कर दिया। अब ये मैं डिस्क्राइब की कमांड चलाऊंगा, कमेंट्स का कॉलम नज़र नहीं आएगा, ना इसका कोई डाटा मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये लॉजिकली डिलीट हो गया लेकिन फिजिकली वहीं पे पड़ा है। जब मेरे पास डेटाबेस के ऊपर रश नहीं होगा तब मैं अल्टर टेबल HR डॉट एम्प्लॉय ड्रॉप अनयूज कॉलम्स कर दूंगा तो कॉलम का क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, एट्रीब्यूट जो है या कॉलम जो है वो एट्रीब्यूट ड्रॉप हो जाएगा। 2 मिनट दें क्लास ले। ड्रॉप अनयूज कॉलम्स चेक पॉइंट होगा, और चेक पॉइंट 1000 का मतलब है कि 10,000 के बाद इसको क्या कर दो, जितना डिलीट हो गया उसको निकाल दो, फिर अगला 1000 कर दो, फिर अगला 1000 कर दो और इस तरह चलता रहो। वंस
एक कॉलम को आपने अनयूज मार्क कर दिया तो वो दोबारा यूज नहीं हो सकता, अब वो सिर्फ ड्रॉप ही हो सकता है। इसका मतलब है हमने उसे लॉजिकली ड्रॉप कर दिए, फिजिकली हम उससे जब टाइम मिलेगा तो क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह आता है। अगर दरमियान में लाइट कहीं चली जाए तो दोबारा कंटिन्यू ड्रॉप की कमांड दे के हम इसको दोबारा कंटिन्यू कर देंगे। सो वंस जिसको अनयूज मार्क कर दिया वो बाद में ड्रॉप ही होगा, और इसके अलावा उसकी कोई और पॉसिबल ऑप्शन नहीं। ये व्यूज़ हैं जिनमें डीबीए टेबल्स और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इनको आप लोगों ने देख लेना। ठीक हो गया जी। और ये सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं आपके पास, जो वेडनेसडे के क्विज के अंदर हम लोगों ने क्या करने हैं, यूज़ करने हैं। तो आपने अच्छी तरह इसको प्रिपेयर करके आना है और इंशाल्लाह ताला अच्छे नंबर लेने हैं, क्योंकि हमने हर वीक में 2 नंबर की ग्रेडिंग करनी है आप लोगों की। रिमेनिंग हमारे पास अगर 8 और 2 10 वीक रह गए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने 20 से 40 नंबरों की मार्किंग इसी में कर लें, ताकि मिड और फाइनल के ऊपर लोड थोड़ा सा कम हो हमारे पास। शुक्रिया, थैंक यू। इसको सुन लाजमी लीजिएगा और कोशिश करें जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो बाकी सब लोगों को भी बता दें एड्रेस क्या, ताकि सब लोग वहाँ से सुन लें।